हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज फिर से एक नया पेपर, कारपोरेट अकाउंटिंग अर्थात निगमित लेखांकन। क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एग्जाम होने वाला है, तो अभी से आप लोग तैयारी में एकदम जुट जाइए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएगा और इसी एमसीक्यू क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आपका मिलेगा। तो कॉपी किताब पेन सब निकालिए और फटाफट कॉपी पे अपना लिखना शुरू करिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो जितने भी आपके फ्रेंड है फ्रेंडों के पास शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करेंगे, रिस्पांस अच्छा जाएगा तो इसी तरह और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए नए नए सब्जेक्टों का लेते आएंगे। लेकिन रिस्पांस नहीं मिलेगा तो बाबू थोड़ा सा मेरा भी मनोबल डाउन हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। शेयर करने में कुछ जाता नहीं है, क्योंकि आप भी पढ़ें, आपके दोस्त भी पढ़ें, आप भी पास हो, आपके दोस्त भी पास हो, सभी अच्छे नंबर से पास हो। आइए स्टार्ट करते हैं कारपोरेट अकाउंटिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए सामने लिखा हुआ है कारपोरेट अकाउंटिंग निगमित लेखांकन। ये समझिए कि एक तरह से एक कंपनी लॉ का ही एक पार्ट है, बस अंतर है वो लॉ है और ये अकाउंट है। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? जानते ही हैं कि कंपनी अधिनियम 1956 है, लेकिन नया कंपनी एक्ट बना है 2013 में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? तो डेट मालूम होना चाहिए कि कंपनी अधिनियम 2013 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2014। दूसरा क्वेश्चन है कि कंपनी का निर्माण किया जाता है। कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है? कंपनी लॉ द्वारा किया जाता है, कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा किया जाता है, मतलब एक सामान्य कानून के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 में, कंपनी अधिनियम 2013 में सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा दी गई है। जानते हैं कंपनी के कई प्रकार हैं, जिसमें से निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा कंपनी एक्ट 2013 मैंने नया कंपनी एक्ट जो बना है उसके अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? धारा 2 का उपधारा है 6969। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के असली स्वामी ही शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि पैसा इन्हीं का होता है, इन्वेस्ट यही करते हैं। मालिक कौन होगा? जिसका पैसा रहेगा वही मालिक होगा। तो कंपनी के असली स्वामी होते हैं कौन? शेयर होल्डर होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी की अंश पूंजी में शामिल होती है। कंपनी की अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, कौन कौन से होते हैं? 2 ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से अंश? समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो लिखा है कि कंपनी के अंश पूंजी में 2 ही अंश होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है कि अंश निर्मित किए जाते हैं। बताइए अंशों का निर्माण किस मूल्य पर किया जाता है? तो 3 मूल्यों पर किया जाता है, सम मूल्य पर, अवमूल्य पर और अधिमूल्य पर। मतलब बराबर रेट पर, अधिक मूल्य पर मतलब प्रीमियम पर, ब्याज पर, और कम मूल्य पर मतलब कटौती पर। 3 ही मूल्य पर किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है कि अधिकृत पूंजी का उल्लेख किया जाता है। अधिकृत पूंजी, एथोराइज कैपिटल, जानते ही होंगे। एथोराइज कैपिटल क्या होता है पहले ये जानिए। कंपनी की वह अधिकतम सीमा जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया गया होता है उसे अधिकृत पूंजी कहा जाता है। अर्थात जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी कहा जाता है। अधिकृत पूंजी को अंकित पूंजी, नामित पूंजी और अधिकृत पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है ना, रजिस्टर्ड पूंजी भी कहा जाता है। तो इसका उल्लेख कहाँ किया जाता है? पार्षद सीमा नियम में किया गया होता है। देखते होंगे बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे ऊपर एथोराइज कैपिटल लिखते हैं, नीचे 2 अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो दर्शाता है कि ये मैक्सिमम लिमिट होती है कंपनी की पूंजी की। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर निर्गमन किस धारा के अंतर्गत कर सकती है? मतलब ये कंपनी अपने अंशों को जब प्रीमियम पर निर्मित करती है, ब्याज पर निर्मित करती है और अधिमूल्य पर निर्मित करती है, तो उसका उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में किया गया है? तो धारा है 52। ठीक है। 52। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न मांगी गई पूंजी का वह भाग, मतलब ऐसी पूंजी जिसको मांगा नहीं गया, जो कंपनी के समापन के लिए सुरक्षित रखा जाता है। माने न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी ने पूंजी नहीं मांगा है, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं मांगा है कि जब कंपनी का समापन होगा उस समय उसका उपयोग किया जाएगा, तो ऐसी पूंजी को क्या कहा जाता है? तो संचित पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अदत्त याचना।
कार्लसन एरियर पर अधिकतम ब्याज की दर क्या है? 10%। कंपनी अधिनियम 2013 में अमेंडमेंट किया गया है कि जब्त याचना जो होता है अर्थात कार्लसन जब एरियर होता है तो वहां पर 10% मैक्सिमम ब्याज की दर निर्धारित की गई है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2056 में कंपनी अधिनियम 1956 में यह दर 5% थी, लेकिन 2013 में यह दर को बढ़ा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समता अंशों पर अधिकतम छूट की दर क्या होती है? समता अंश जब कोई भी इक्विटी शेयर को, जब किसी भी इक्विटी शेयर को जब अमाउंट अर्थात बट्टे पर निर्गमन किया जाता है तो उसकी मैक्सिमम दर क्या होती है? कितना परसेंट बट्टा पर निर्मित किया जा सकता है? केवल 10%। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभूत प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है। प्रतिभूत प्रीमियम माने ब्याज प्रीमियम अर्थात प्रीमियम अधिक मूल्य का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, बोनस अंश देने में, प्रारंभिक अंशों के अपलेखन करने में, ऋण पत्रों के निर्गमन की कटौती का अपलेखन करने में। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि प्रतिभूत प्रीमियम का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है? तीनों ऑप्शन दिया रहेगा, एक गलत भी ऑप्शन दे सकता है, तो जो गलत वाला है तो नहीं कहा रहेगा तो वह सही रहेगा, तो तीनों में से कोई भी होगा वह या उपरोक्त सभी होगा तब। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, अग्रिम याचना पर ब्याज की दर कितनी होती है? अग्रिम याचना पर ब्याज की दर 12% होती है। कंपनी अधिनियम 1956 में यह दर 6% थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 जब बना तो यह दर को बढ़ाकर कार्लसन एडवांस को पर ब्याज की दर कितनी कर दी गई? 12% अर्थात 12% कर दी गई। 14 नंबर क्वेश्चन, अग्रिम याचना को आर्थिक चिट्ठी में दिखाया जाता है। कार्लसन एडवांस को कहाँ दिखाया जाता है? तो बैलेंस शीट के चालू दायित्व शीर्षक अर्थात करंट लायबिलिटी शीर्षक में दर्शाया जाता है। या अदर करंट लायबिलिटी शीर्षक, करंट लायबिलिटी का तो शीर्षक ही होता है, उसमें बहुत सारे करंट लायबिलिटीज होते हैं, लेकिन अदर करंट लायबिलिटीज का जो टॉपिक होता है उसमें दिखाया जाता है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हरण किए गए अंशों को जब पुनः निर्गमन पर छूट दी जाती है, छूट को हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। किस खाते में किया जाता है? अंशहरण खाते में, फॉरफिट शेयर अकाउंट में किया जाता है। अगला कह रहा है हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। मतलब जब किसी कंपनी के अंशों को जब्त कर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है। क्यों हरण किया जाता है? जब वो किस्त नई टाइम से देता है तो क्या करती है कंपनी? जब्त कर लेती है। और जब्त करने के बाद से वो यदि उसका पुनः निर्गमन करती है तो उसके शेष को पुनः निर्गमन के पश्चात हरण खाते के शेष को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय खाते में अर्थात कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि न्यूमेरिकल का पार्ट देखे होंगे, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा सारा लेक्चर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का या जो भी न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स हैं थ्योरेटिकल का कंप्लीट हो जाएगा तो एक वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल का ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल का 2-3 लेक्चर लास्ट में डाल देंगे ताकि जब 2-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी आता है तो वो भी आप वहाँ से जान सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी थ्योरेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में अंश पूंजी से आशय क्या है? जनरल रूप में व्यवहारिक जीवन में अंश पूंजी मतलब क्या होता है? प्राथिक पूंजी को अंश सामान्य अंश पूंजी कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकार अंश वे हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं। राइट शेयर किसको प्रस्तावित किया जाता है? अर्थात राइट अंश शेयर कौन खरीदता है? विद्यमान अंशधारियों को, जो पहले से शेयर होल्डर हैं उन्हीं को राइट शेयर दिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अदत्त याचना को कंपनी के बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। कार्लसन एरियर को बैलेंस शीट में हम कहाँ शो करते हैं? मांगी गई अंश पूंजी में से घटाकर। मांगी गई जो अंश पूंजी है अर्थात काल्स हमारा है, काल्स कैपिटल जो है उसमें से हम घटाकर दर्शाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंशों का हरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? याचित राशि के न मिलने पर। जो याचनाएं की गई है अर्थात शेयर होल्डर के सामने जो याचनाएं कंपनी के द्वारा की गई है, शेयर होल्डर समय से पैसा नहीं देता है अर्थात किस्तों का भुगतान नहीं करता है, याचनाओं का पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसी दशा में कंपनी उसके शेयरों को जब्त कर लेती है तो उसे क्या कहा जाता है? अंशों का हरण कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंश आवेदन खाता है अर्थात शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा खाता है? तो यह व्यक्तिगत खाता होता है क्योंकि उसके नाम से बनाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अंश हरण किए जाते हैं तो उन पर मांगी गई राशि को डेबिट किया जाता है अर्थात जब कोई भी शेयर हरण किया जाता है उसको अंशों को जब्त किया जाता है
तो जो भी उसकी मांगी गई राशि अर्थात जितना वो इंस्टॉलमेंट दिया है अर्थात याचना दिया है, पेड किया है, शेयर होल्डर जमा किया है, खाते में डेबिट किया जाता है। तो लिखा गया है अंश पूंजी खाता में शेयर कैपिटल अकाउंट से डेबिट किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंशों का आवंटन किया जा सकता है। अंशों का आवंटन किस कंडीशन में किया जा सकता है? न्यूनतम अंशदान प्राप्त कर लिया गया हो तो वहां पे अंशों का अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर के अंशों के यथानुपात आवंटन से क्या आशय, अर्थात अंशों के अनुपातिक आवंटन से क्या आशय। यथानुपात आवंटन माने अनुपातिक आवंटन। तो सभी आवेदकों को आवेदित अंशों के अनुपात में जब अंशों का आवंटन किया जाता है तो उसे समानुपातिक या अनुपातिक आवंटन कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंपनी की परिभाषा दी गई है। देखिएगा बड़ा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कंपनी अधिनियम 2013 बना तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत की गई है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 20 के अंतर्गत दी गई है। तो इस प्रकार ये 5 क्वेश्चनों का एक एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लेक्चर सारे सब्जेक्टों के जाएंगे। बस आपको इतना ही करना है, कॉपी और कलम निकालिए और लिखिए, वीडियो को पढ़िए और उसके बाद नोट्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद रट्टा मार लीजिए, दिमाग में अपने बैठा लीजिए। जाके एग्जाम में 4 ऑप्शंस मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के, उसमें से जो पढ़े रहेंगे सही है उस पर टिक लगाइएगा, अच्छे नंबरों से पास। तो फिर लास्ट में और चाहे एक बार और कहना चाहेंगे कि वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो फ्रेंड में अपने ज़रूर शेयर करें, क्योंकि रिस्पांस अच्छा आएगा तो आपके लिए सारे सब्जेक्टों का वीडियो, सारे पेपरों का वीडियो बहुत सारा मैं लाऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए